कन्वेंशनल एज वेल एज ऑब्जेक्ट दोनों पढ़ेंगे हम। गेट का वॉट एवर दी पार्ट इज हम पार्ट कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव लेवल तक गेट के क्वेश्चन सारे डिस्कस दी इंजीनियरिंग सर्विसेज जो ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज कन्वेंशनल क्वेश्चन दैट क्वेश्चन, बट वी विल नॉट गो इनटू द एक्सटेंसिव डिटेल। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जो कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ जो सॉल्विंग होगी इट विल बी आफ्टर द गेट एग्जाम। सो थर्मोडायनेमिक्स एज अ सब्जेक्ट यू वुड हैव आल्सो, और कॉलेज में जब हम पढ़ते हो द न्यूमेरिकल सॉल्विंग बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम न्यूमेरिकल सॉल्विंग होता है, काफी ज्यादा थ्योरेटिकल होता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट में जब आप पढ़ते हो तो गेट में खास करके जब हम फोकस करते हैं तो द मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट इज द न्यूमेरिकल सॉल्विंग। So whatever we will study, जो भी हम पढ़ेंगे, we'll try to understand the theoretical part and how it can be applied for solving the numericals. Books के regarding और क्या आपको अपने लेवल पे पढ़ना है या रेफर करना है, तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है इसमें the books which have been written on this topic, there is a lot of confusion, especially in the books written by the Indian author. So you may be following some books, जैसे आपने टी के नाम फॉलो की होगी या कुछ और बुक्स भी हो सकता फॉलो की हो। I think some people follow, आर.के. राजपूत फॉलो करते थे। तो ये जो बुक्स हैं इसमें काफी सारा कंफ्यूजन है, तो जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टडी समथिंग, फिर थोड़ा आगे जाके आपको लगता है कि ये बात तो पिछली बात से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। सो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी इन द टॉपिक। अगर कभी थ्योरी आपको रेफर करनी हो तो देयर इज अ बुक दैट इज कॉल्ड एज शेंजन एंड बोल्स। शेंजन एंड बोल्स जो बुक है इसमें लिखी हुई कोई भी बात गलत नहीं है, मतलब इसकी लिखी हुई कोई बात गलत नहीं है, तो यू कैन रिलाई ऑन वट एवर इज गिवन हियर। लेकिन हमारे टॉपिक में रिक्वायरमेंट आपको नहीं है कोई भी बुक रेफर करने की फॉर द थ्योरेटिकल पार्ट। जो भी रिक्वायरमेंट होगी थ्योरी में आई विल डिस्कस इन द क्लास। आप अगर क्लास में कोशिश करोगे समझने की, समझोगे, तो यू विल वेरी इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम एनी बुक। किसी भी बुक से आप फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, देयर इज नो प्रॉब्लम। डिस्कशन थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं। सपोज कि अ स्मॉल किड कम्स टू यू, एक छोटा बच्चा कोई आपके पास आता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि लोग मर जाते हैं, पीपल डू नॉट लिव फॉर एवर। लोग मुझसे बोलते रहते हैं कि लोग मर जाते हैं, लेकिन ये बात मैं नहीं मानता, प्रूफ मांगता हूं किसी से, तो कोई प्रूफ नहीं देता मेरे को इस बात का। आप इंजीनियर हो, यू हैव स्टडीड टेक्निकल टॉपिक्स, यू हैव डेवलप्ड योर लॉजिक, सो आप मुझे ये बात का प्रूफ बता दीजिए कि कैसे ये बात मैं मान लूं प्रूफ के साथ कि जो कोई भी है अर्थ पे, जो कोई भी पैदा होता है वो मर जाता है। कैसे प्रूव करोगे ये बात? पहले ये बताओ, यू assume it to be true, आप तो मानते हो ना ये सही बात है। So how you will prove it to that kid? उस बच्चे को कैसे बताओगे, कैसे प्रूव करोगे उस बच्चे को? तो बता सकता है जैसे मतलब इंसान मर जाता है उस टाइम में बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जैसे इंसान मर जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। रियली में मतलब जैसे पंपिंग होती है अपने ब्लड की, उस टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, लेकिन पंपिंग अगर रुक जाती है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, हार्ट रुक जाता है, उस टाइम पे हार्ट रुक जाता है तो टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाएगा और ब्लड की फ्लूइडिटी बिल्कुल रुक जाएगी और वो एक मतलब एज ए सॉलिडस एज ए लिक्विडस बन जाएगा वो। तो उससे ये कैसे प्रूव होता है? कैसे ये बच्चे को ये सब समझाओगे? बच्चे को और कंफ्यूज कर दोगे। वो छोटा बच्चा आपसे ये पूछने आया है कि भाई दुनिया में लोग मर जाते हैं। देखो ऐसे अगर समझो कि टिल यू डोंट एनकाउंटर अ डेथ इन योर लाइफ, टिल देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे अगर ऐसे समझो इसी पॉइंट पे ऑल द मेमोरी विच यू हैव इन योर ब्रेन इज इरेज्ड, ऑल द मेमोरी is erased and you are completely fresh in this moment. इस मोमेंट में completely fresh हो, तो the thing that people die, ये इतना ही कंफ्यूज कर सकती है that the thing the people don't die। मतलब आपके लिए दोनों बातें सेम है। इसमें चॉइस करने के लिए कोई बिलीफ अंदर पहले से होनी चाहिए आपके अंदर। People
exist forever or people die, to choose between these two beliefs, there should be an existing belief. Otherwise ये तो बातें दोनों आपके लिए नहीं होगी, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मुझे क्या करना? When you are explaining, please keep in mind that it is a small kid which is who is asking this question to you. So क्या ये जवाब आप उस बच्चे को दोगे तो क्या आपको लग रहा है कि वो कंफ्यूज हो जाएगा आपकी बात से? इसमें प्रूफ कहाँ है? नहीं, जिंदा है तो काम करेगा, मर गया तो काम नहीं करेगा। इससे ये बात थोड़ी साबित होती है कि हर कोई मर जाएगा। इससे तो ये बात आपने कह दी कि कोई जो मरेगा वो काम नहीं करेगा। छोटे बच्चे की एज होगी मान लो 5 साल, ठीक है। अगर कोई मरेगा नहीं तो कोई पैदा नहीं, तो इस हिसाब से तो जो दुनिया में ह्यूमन पॉपुलेशन है वो तो कांस्टेंट होनी चाहिए, एक डेथ पे एक बार। देखिए, इवन दो वी ऑल बिलीव दैट व्हाटएवर आई एम सेइंग इज ट्रू, बट व्हेन वी स्टार्ट डेवलपिंग द लॉजिक या व्हेन वी स्टार्ट सीकिंग फॉर प्रूफ, सो वी आर नॉट एबल टू गिव एनी लॉजिक और प्रूफ। हम कोई लॉजिक या प्रूफ नहीं दे पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंडरस्टैंड दैट इन दिस एग्जिस्टेंस, इस एग्जिस्टेंस में वी आर हियर टू नो व्हाट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। वी आर जस्ट नोइंग एक्चुअली व्हाट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। वी आर नॉट मेकिंग समथिंग। जैसे मान लो देयर इज अ वीडियो गेम, एक वीडियो गेम है, उसमें यू प्ले द वीडियो गेम थ्रू अ कैरेक्टर। आप एक कैरेक्टर के थ्रू उस गेम को खेलते हो, आपके हाथ में रिमोट है। अब आपने एक नया गेम को खेलना स्टार्ट किया, देयर इज अ न्यू गेम, यू डोंट नो अबाउट द रूल्स ऑफ द गेम। सो अब उस गेम में जब आप देखते हो कि आपने बटन दबाया एंड यू सी हाउ द कैरेक्टर इज मूविंग। किसी गेम में आपने जब बटन दबाया द कैरेक्टर हिट्स द वॉल एंड द वॉल ब्रेक्स, वॉल टूट जाती है। कोई दूसरा गेम था, उसमें आपने बटन दबाया द कैरेक्टर हिट्स द वॉल डज नॉट ब्रेक। किसी गेम में कैरेक्टर हाथ मारता है तो वॉल टूट जाती है, किसी गेम में कैरेक्टर हिट्स द वॉल डज नॉट ब्रेक। इसका कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक सिर्फ इतना है, द गेम इन द विच द वॉल ब्रेक्स, जिस गेम में वॉल ब्रेक होती है, दैट गेम का सॉफ्टवेयर हैज बीन डिजाइन्ड सच दैट व्हेन यू हिट द वॉल शुड ब्रेक। The video game in which the wall does not break, the software of that game has been designed in such a way that the wall should not break when you hit. We are born in this existence. The existence is already there. When you are born in the existence, you see whatever is existing and you find out whatever is existing. You don't prove its existence or non-existence. जो है या नहीं है वो प्रूव हम नहीं कर सकते। तो ऐसे ही अगर हम देखें कि कोई जिंदा होगा और मर जाएगा, ये बात हमने कैसे मानी? थ्रू अवर एक्सपीरियंस, वी हैव सीन दिस इज हैपनिंग। इसीलिए लिखा भी हुआ है बहुत धार्मिक किताबों में, मृत्यु संसार का नियम। पेरिशिंग इज द लॉ ऑफ द नेचर, डेथ इज द लॉ ऑफ द नेचर। तो लॉ है, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता। इट इज, ये है, मान लिया, माना ही तो है थ्रू अवर एक्सपीरियंस। सिमिलरली व्हेन वी स्टडी द लॉज ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, जो थर्मोडायनामिक्स के लॉ पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Joule performed experiments. He saw a pattern. Pattern देखा Joule ने। When the Joule saw the pattern, he said that this is happening and there is an understanding that there is something which is conveyed through these experiments which I am performing. एक कोई बात होगी जो ये सारे एक्सपेरिमेंट उस बात को कन्वे कर रहे हैं। तो इसका मतलब Joule ने कह दिया कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्यों कहा? अपने एक्सपीरियंस से कहा। हम सभी वही चीजें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, बस साइंटिस्ट वो लोग हैं जिनको जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस पहले आ जाती है। दे आर मोर अवेयर देन अस, सो दे आर एबल टू टेल अस दैट दिस इज व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग। तो वो लॉ बन जाता है नहीं, होता है, हमें पता चल जाता है उसकी लॉ। ठीक है। सो जो भी हम लॉ देखेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जो भी लॉ हम पढ़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड लॉ हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो वी डोंट हैव एनी प्रूफ फॉर दैट। इट इज जस्ट इज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ दिस इज द लॉ अंडर विच द यूनिवर्स इज वर्किंग, हाउ वी कैन यूज इट सो दैट वी कैन लीव अवर लाइफ बेटर, वी कैन लीड अवर लाइफ बेटर। अगर ये लॉ है तो हम अपनी जिंदगी इससे कैसे अच्छे से जी सकते हैं, इसको फॉलो करते हुए कैसे अच्छे से जी सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स में
अगर हम डेफिनेशन दें थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच है विच डील्स विद द एनर्जी इंटरेक्शंस एंड इट्स इफेक्ट। एनर्जी इंटरेक्शन से डील करती है और उसका इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। 3 words I have used while defining thermodynamics: energy, system, surrounding। एनर्जी क्या है, कैसे बता सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज एनर्जी? कौन कर सकता है एनर्जी को डिफाइन? बताइए। कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। और कोई बताइए। एनर्जी इज समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ डूइंग सम चेंजेस। ठीक है। और कोई? Energy is the ability to change any causes, एनर्जी इज द एबिलिटी टू चेंज any causes of एनी कॉजेस और कॉज एनीथिंग। any. देखिए, एनर्जी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो एनर्जी को भी हम पूछ, nobody comes to me and asks, sir, what is energy? I don't understand. People come to me and ask, sir, what is entropy? What is enthalpy? But nobody comes to me and asks, sir, what is energy? Because energy word अगर डिफाइन करने को आ जाए तो प्रॉपर कोई डेफिनेशन भले ही हमारे पास नहीं है, but an understanding has been developed with its usage over and over again. So we are talking from that understanding. वो अंडरस्टैंडिंग अंदर आ जाती है कि हाँ ये जो भी है क्या है, हम थोड़ा बहुत समझते हैं, इसको यूज कर पाते हैं। डिफाइन भले ही हम ना कर पाए इसको। एनर्जी को डिफाइन करने की कोशिश करें तो एक फॉर्मलेस चीज है, फॉर्म नहीं है एनर्जी का। जैसे मैं बहुत बात करता हूँ कि दिस इज अ ब्लॉक एंड दिस इज केप्ट एट सम हाइट, किसी हाइट पे रखा है, तो आप कहोगे दिस ब्लॉक हैज पोटेंशियल एनर्जी। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक रूप है। If the block is moving, अगर ये block move कर रहा है, तो you say when the block is moving, it has got kinetic energy. Kinetic energy, energy का एक रूप है। If the block is hot, you touch the block, you say this is having thermal energy. Thermal energy, energy का एक रूप है। So हम जब स्टडी करते हैं तो हम एनर्जी के रूप को देखते हैं। एनर्जी क्या है हमें नहीं पता, एनर्जी ही अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट हो रही है। एनर्जी कोई फॉर्मलेस है, फॉर्म नहीं, उसका अरूप है, वही अलग अलग रूप में आता है। सो हम जब पढ़ते हैं, हम जब स्टडी करते हैं तो हमारा, क्योंकि कॉमन लाइफ में जो हम पढ़ते हैं उसमें हमें तो फॉर्म से मतलब होता है। एनर्जी क्या है पता है नहीं पता, कोई बात नहीं, बट दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, इससे हमें मतलब है कि ब्लॉक में कब बढ़ेगी कब कम हो जाएगी। What is energy? Even if we don't know, doesn't matter. But this form, ये रूप जो है एनर्जी का, जो वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी, when it will increase, when it will decrease, कितना कम होगा, कितना बढ़ेगा, that is what matters to us. If we try to define energy, अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो एक डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। कोशिश है डिफाइन करने की कि एनर्जी एबिलिटी कही जा सकती है कुछ चेंज करने की, उसको हम कहेंगे एनर्जी। अब सिस्टम और सराउंडिंग क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द एनर्जी इंटरेक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो सिस्टम वो कुछ भी जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। जैसे अगर आप समझो तो जैसे ही किसी आदमी की बर्थ होती है, द एंटायर एग्जिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 फॉर दैट पर्सन, उस पर्सन की, मी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ही कोई आदमी बॉर्न होता है उसके लिए पूरी एग्जिस्टेंस 2 हिस्से में डिवाइड हो जाती है, मी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड द एंटायर जर्नी ऑफ लाइफ, जो पूरी जर्नी है लाइफ की, वो इंटरेक्शन ही तो है बिटवीन मी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ड ऑन दैट इंटरेक्शन वी हैव सम एक्सपीरियंसेस एंड दोस एक्सपीरियंसेस आर रिकॉर्डेड इन आवर मेमोरी। ये हमारी लाइफ जर्नी होगी। तो जैसे ही हम यूनिवर्स में कोई एक हिस्से को इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं, हम कहते हैं दिस इज माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दैट विल बी कॉल्ड ए सिस्टम। Rest of the universe then becomes surrounding. So we start studying the interaction between the system, our area of interest, and the surroundings. Thermodynamics में जब हम पढ़ते हैं, system can be a fixed mass, एक given mass system हो सकता है। जैसे for me, I am my system. So whatever is happening with me, I am interested in that. So I interact with the rest of the world
पूरी दुनिया से बाकी से इंटरेक्ट करता हूँ, whatever is close to me, and based on that मेरे experiences होते हैं। तो मेरे लिए important ये है ना how I am feeling at a particular moment। सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने के लिए हम बोलते हैं ये अगर सिस्टम है तो कोई पर्टिकुलर बाउंड्री होनी चाहिए। इन केस ऑफ मी देयर इज अ बाउंड्री, दिस स्किन इज द बाउंड्री, इनसाइड दिस, इसके अंदर जो भी है दैट आई आइडेंटिफाई एज मी, उसको मैं क्या आइडेंटिफाई करता हूँ, मी। इसके बाहर जो भी कुछ है उसको मैं क्या आइडेंटिफाई करता हूँ, नॉट मी। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ। तो ऐसे ही जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो थर्मोडायनामिक्स में जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज वेयर आई वांट टू फोकस ऑन। सो सपोज दिस इज अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है एंड सम गैस इज प्रेजेंट हियर, कुछ गैस प्रेजेंट है इसके अंदर। सो दिस गैस व्हिच इज प्रेजेंट, अगर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है कि इस गैस में क्या क्या चेंज आता है तो मैं कहूंगा दिस गैस इज माय सिस्टम और एक बाउंड्री सेलेक्ट कर रहा हूं, दिस इज विद द डैश्ड लाइंस। द डैश्ड लाइन सेपरेट्स the area where the mass where I am interested in and the rest of the universe। तो बाउंड्री उसको कहते हैं जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। अंडरस्टूड? सो दिस बाउंड्री ये सिलेंडर की वॉल बाउंड्री है और इस तरफ ये पिस्टन बाउंड्री होगी। अगर आप ये देखोगे कि मैं कोई प्रोसेस कैरी आउट कर रहा हूं, सपोज कंप्रेस कर रहा हूं, एक्सपैंड कर रहा हूं, हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन, पिस्टन कैन मूव अप और डाउन, पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है। दिस पार्ट ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री का ये पार्ट जो है ये फिक्स्ड है। सो बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है एंड ये पार्ट पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा तो दिस पार्ट ऑफ द बाउंड्री इज मूवेबल, मूव कर सकता है। अगर मुझे सारे मॉलिक्यूल को अपने सिस्टम का हिस्सा रखना है तो जो भी कुछ पिस्टन के नीचे होगा इधर वो सिस्टम होगा। तो ये वाला हिस्सा मैं बाउंड्री का कहूंगा ये मूवेबल है, movable boundary। So boundary can be fixed also, boundary can be movable also। अब situations कई बार ऐसे बनती है, जैसे मान लो इस point पे अगर मैं देखूं, इस moment पे, so I am teaching this class, anybody who is sitting inside the class is my area of interest। अगर मैं ऐसे देखूं इस moment पे anybody who is sitting inside the class is my area of interest। I don't know individually who the person is। हो सकता है कोई और किसी बैच का हो जिसकी कोई क्लास छूट गई हो, the person is here for recovery। हो सकता है कि कोई person has taken admission in this batch but the person is not here today। तो जो यहाँ पे है वो individually कौन है मुझे नहीं पता, but that person is my area of interest। That person should understand whatever I am discussing। अगर कोई इस बैच का है but the person is not present in the class, the person is not my area of interest। So फिर अगर हम इस क्लासरूम के हिसाब से देखें तो ये वॉल्यूम मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एक्चुअली। इस वॉल्यूम के अंदर जो भी कोई आ जाएगा दैट पर्सन विल बिकम माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम थर्मोडायनामिक्स में देखें तो सिचुएशन ऐसी होती है, जैसे मान लो मुझे पंप को स्टडी करना है। अब अगर मुझे पंप को स्टडी करना है सो पंप विल टेक मास फ्रॉम समवेयर, इट विल सेंड मास समवेयर। सपोज दिस इज द इनलेट एंड दिस इज द एग्जिट। जब आप किसी डिवाइस को स्टडी करते हो, when you are studying a device, तो डिवाइस की स्टडी के लिए you cannot be focused on a particular mass। मैं क्लासरूम की टीचिंग के लिए एक इंसान पे फोकस नहीं हो सकता। अगर मुझे कंटिन्यूअसली अपनी टीचिंग देखनी है, स्टडी करनी है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट किसी भी मूवमेंट में ही होगा कि उस समय क्लास में कौन है और उसको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं। वो सी बैच हो, वो बी बैच हो, वो ए बैच हो, उस समय जो भी है, तो किसी एक पर्टिकुलर पे फोकस नहीं है। इसीलिए जब हम किसी डिवाइस की स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि इस रीजन में, इस जगह में, इस रीजन में जो कोई भी आएगा, जब वो जाएगा, एग्जिट करेगा, तो उसमें ये चेंज आ जाना चाहिए। इसीलिए हमने ये डिवाइस लगाया। कौन आएगा? कोई भी आएगा, जो भी मॉलिक्यूल यहां आएगा और यहां एग्जिट करेगा, इससे पास होने के टाइम पे दिस चेंज शुड अकर। दिस इज व्हाई वी हैव इंस्टॉल्ड दिस डिवाइस। देयरफॉर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ द डिवाइस। तो डिवाइसेस की स्टडी जब भी हम जनरली करते हैं, वी हैव टू टेक द डिवाइस एट द सिस्टम। मास कैन एंटर और एग्जिट होता है।
मैं पढ़ाता रहूंगा थर्मोडायनामिक्स, हर साल नए बैच आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मुझे अगर ये देखना है कि लोगों को समझ में आता है या नहीं, तो वो तब उस मोमेंट पे जो लोग बैठे होंगे क्लास में, उससे हमेशा देख रहा होगा। When the system is of this type, जब सिस्टम इस तरह का होता है तो हम उसको बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम इन द स्पेस। पूरी दुनिया में कुछ वॉल्यूम है जो एक डिवाइस को ऑक्यूपाई करता है। क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हम प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द प्रॉपर्टीज, वी आर ट्राइंग टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड एज द फ्लूइड पासेस फ्रॉम हियर। बाउंड्री रियल हो सकती है, जैसे ये एक रियल सरफेस है, यहां टच करोगे तो एक रियल बाउंड्री आपको मिलेगी। द बाउंड्री कैन बी रियल ऑल्सो, रियल बाउंड्री। और ये पाइप अटैच है, तो यहां तो एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है। मैं अगर ये बाउंड्री कह रहा हूं, जैसे मान लो क्लास का दरवाजा खुला हुआ है, द डोर ऑफ द क्लासरूम इज नॉट क्लोज्ड, इट इज ओपन। सो इफ आई वांट टू से अ पर्सन इज इनसाइड द क्लास और आउटसाइड, सपोज अ पर्सन इज स्टैंडिंग क्लोज टू द गेट, और मुझे ये बताना है कि द पर्सन इज इनसाइड द क्लास और द पर्सन इज आउटसाइड द क्लास। तो इफ द डोर इज देयर तो मैं बता सकता हूं। अगर दरवाजा खुला है देन ऑल्सो आई एम एबल टू टेल, तब भी तो मैं बता सकता हूं। फिर मेरा माइंड क्या करता है, वेयर एवर द डोर वुड हैव बीन, जहां भी दरवाजा रहा होगा उसकी जगह एक सरफेस इमेजिन करता है। सो इफ यू आर ऑन दैट साइड ऑफ द सरफेस यू आर आउटसाइड द क्लास, इफ यू आर ऑन दिस साइड ऑफ द सरफेस यू आर इनसाइड द क्लास। तो उस मोमेंट पे जो बाउंड्री हम देखते हैं वो कैसी होती है? सो बाउंड्री रियल भी हो सकती है, या जहां रियल सरफेस नहीं है वी कैन इमेजिन आल्सो। तो बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी आल्सो, इमेजिनरी बाउंड्री। सिस्टम की बात की, सराउंडिंग की बात की, बाउंड्री की बात की। सराउंडिंग में एक टर्म और सुनते हैं, जैसे सपोज दिस इज अ पाइप, एक पाइप है यहां से और हॉट फ्लूइड पास कर रहा है उस पाइप से। पाइप हमारा सिस्टम है। अब अगर आई एम स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू दिस पाइप, अगर मैं यहां इस पाइप के पास खड़ा हूं, तो व्हेन द फ्लूइड इज फ्लोइंग और इट इज नॉट फ्लोइंग, फ्लूइड फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, आई एम गेटिंग इफेक्टेड बाय इट, मुझे फर्क पड़ रहा है। पर्सन स्टैंडिंग एट द गेट, जो गार्ड द गेट पे जो बैठा हुआ है, व्हेन द फ्लूइड इज फ्लोइंग और नॉट, दैट पर्सन इज नॉट गेटिंग इफेक्टेड, वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रहा। मैं भी सराउंडिंग हूं, इफ दिस इज द सिस्टम आई एम आल्सो द पार्ट ऑफ द सराउंडिंग, दैट पर्सन इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सराउंडिंग। That part of the surrounding which is getting affected by the system is called as immediate surrounding. Surrounding का वो हिस्सा जो सिस्टम से इफेक्ट होता है उसको हम immediate surrounding बोलते हैं। हमने जो डिस्कशन स्टार्ट किया है, इट इज अ बेसिक डिस्कशन, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम हो सकता है, मास सिस्टम हो सकता है। वी हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स। लेकिन सिस्टम को अब हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। इफ सपोज वी हैव अ सिस्टम, we can classify the system based on how it is interacting with the surrounding, mass, energy, या both। इस फॉर्म में हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। So types of system, systems को क्लासिफाई कर रहा हूं। Types of system and based on the energy interaction and the mass interaction, and there will be some common examples। तो सिस्टम को क्लासिफाई कर रहे हैं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन, क्लोज एंड दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। अब बताइए, ओपन सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर और मास ट्रांसफर क्या हो सकता है? दोनों। Actually, we have given name open. Open system नाम हम तब देते हैं when we observe that both energy and mass transfer is taking place. Closed system जब हम कहते हैं, so mass transfer is not taking place, only energy transfer in the form of heat and work is taking place. We call this system as closed system. Isolated system हम कब कहते हैं? कोई ट्रांसफर, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। Neither energy transfer nor mass transfer is taking place. We call this system as isolated system. If we have to observe some common examples, so open system का example हो सकता है जैसे टरबाइन,
Turbine is an example of open system. Compressor is an example of open system. Pump is an example of open system. Piston cylinder arrangement with valves. Valve के साथ अगर piston cylinder arrangement हो तो फिर open system. मास एंटर होगा, एग्जिट होगा, हीट ट्रांसफर होगा सराउंडिंग के साथ, वर्क भी हो सकता है, यू कैन कंप्रेस, यू कैन एक्सपेंड. क्लोज्ड सिस्टम क्या हो सकता है? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में अगर वॉल्व ना हो, विदाउट वॉल्व मास ट्रांसफर नहीं होगा. सो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व्स ये हो सकता है. और बॉटल में पानी रखा है, लिड क्लोज्ड है टाइटली, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल होगा. हीट ट्रांसफर हो सकता है, मास ट्रांसफर नहीं होगा उसमें. ठीक है, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द क्लोज सिस्टम. आइसोलेटेड का एग्जांपल क्या है? यूनिवर्स. परफेक्ट एग्जांपल यूनिवर्स है. परफेक्ट एग्जांपल यूनिवर्स है. उसमें एक स्टूडेंट बोलता है, वी वर डिस्कसिंग समथिंग, एंट्रोपी की बात कर रहे थे, तो उसमें बोलता है कि अगर यूनिवर्स से एनर्जी लेके बाहर चले जाएं तो एंट्रोपी कम हो सकती है. आप ये बताइए, यूनिवर्स से एनर्जी लेके बाहर जा सकते हो कि नहीं जा सकते? नहीं, बिकॉज वेयर एवर यू विल बी दैट विल बी आल्सो यूनिवर्स. यूनिवर्स मींस एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स. जो भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज द यूनिवर्स. सो एनर्जी, आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो कि वी टेक सम एनर्जी फ्रॉम अर्थ एंड गो टू स्पेस, बट स्पेस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. सो आइसोलेटेड सिस्टम यूनिवर्स मींस देयर इज नो ट्रांजैक्शन फ्रॉम आउटसाइड, बिकॉज व्हाटएवर एग्जिस्ट्स, जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है, इफ एवरीथिंग इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो देयर इज नो ट्रांजैक्शन फ्रॉम आउटसाइड. फिर बाहर तो कुछ है ही नहीं ना. अगर बाहर कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब वो बाहर नहीं, वो भी यूनिवर्स ही. So this is the example of the isolated system, perfect example. और ऐसे हम बात कर सकते हैं. Hot coffee contained in a perfectly insulated thermos. Hot coffee या cold coffee perfectly insulated thermos में है, यानी heat transfer नहीं हो रहा, वो भी इसका example आ रहा है. Now we have classified the systems, but system को study करना है, तो study होगी system की. So system की study के लिए there will be some properties on the basis of which the system will be studied. जैसे मान लो कि अगर एग्जिस्टेंस की हम बात करें तो वी आर बॉर्न. एज सुन एज वी स्टार्ट एग्जिस्टिंग, आई स्टार्ट एग्जिस्टिंग, देयर इज मी एंड द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स. अब जैसे ही मी एंड द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स आता है, इमीडिएटली द इंटरेक्शन विल स्टार्ट. सो इंटरेक्शन के एक्सपीरियंसेस होंगे ना, कुछ इमोशंस तो होंगे. जैसे आप एक पर्सन से, एक मी से दूसरे मी को कैसे सेपरेट करोगे? हम जो अर्थ देखते हैं, तो अर्थ पे अगर हम एक मी और दूसरे मी को सेपरेट करें, तो आप ये कहते हैं ना कि एंगर एक इमोशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इमोशन है, देयर इज एन इमोशन, लविंगनेस एक इमोशन है, केयरिंग एक इमोशन है. ये सारे इमोशंस हैं. अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हाउ अ पर्सन हैज ट्यून्ड हिमसेल्फ, कैसे उसने इन इमोशंस पे अपने आप को ट्यून किया है, क्या ज्यादा क्या कम करके ट्यून किया हुआ है उसने, उसके हिसाब से वन इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल. बट ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी तो ये डिसाइड हुआ होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक इमोशन होना चाहिए. हाँ कि नहीं? कभी तो ये डिसाइड हुआ होगा कि एंगर नाम का एक इमोशन होना चाहिए. तो अगर कोई ऐसे प्लेनेट से आ जाए आपके पास एंड टेल्स यू सम इमोशन विच यू डोंट हैव इन यू, आप कैसे समझ पाओगे उसको? समझ तो वही चीज पाओगे ना जो आपके अंदर है. अगर कोई गुस्से की बात करता है तो वो तभी कर सकता है, आता है या नहीं आता दोनों, जब उसके अंदर एंगर नाम का इमोशन है. अगर है ही नहीं तो वो उस बारे में बात ही नहीं कर पाएगा. कैसे समझेगा उसको? ब्लैंक हो जाएगा उसके लिए, वो है या नहीं है तो बराबर. तो ऐसे ही अगर हम सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, तो जैसे हम ह्यूमन की स्टडी में रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंगर, ये सब पैरामीटर्स रखते हैं, तो हमें कुछ डिफाइन करना पड़ेगा ना. ऑन व्हाट बेसिस यू आर गोइंग टू स्टडी दिस. सो वी हैव डिफाइंड सम पैरामीटर्स. प्रेशर हमने डिफाइन किया, टेम्परेचर हमने डिफाइन किया, वॉल्यूम हमने डिफाइन किया. ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज. ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज वी हैव फर्दर डिफाइंड सम मोर प्रॉपर्टीज. इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी हमने डिफाइन किया. भाई जो है वो तो है ही. आप टेम्परेचर बोलते या नहीं बोलते, उससे टेम्परेचर या उसके नाम पे जो भी हो रहा है, इट डज नॉट चेंज. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज properties we are going to study our system. Now
फॉर स्टडिंग दिस सिस्टम वी शुड अंडरस्टैंड दीज प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा समझ लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टी विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज प्रेशर। सबसे पहले प्रेशर डिस्कस करूंगा, फिर सब्सिक्वेंटली हम डिस्कस करते जाएंगे प्रेशर, और वो भी अवर डिस्कशन विल बी लिमिटेड टू द गैसेस। प्रेशर इज द गैसेस। देखिए अगर हम देखें सपोज गैस इज कंटेन्ड इन अ कंटेनर, किसी कंटेनर में कुछ गैस कंटेन्ड है एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मूविंग रेंडमली मूव करते हैं एंड ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन के टाइम पे दे विल हिट वन अनदर एंड दे विल हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर आल्सो। तो इफ द मॉलिक्यूल इज हिटिंग द वॉल ऑफ द कंटेनर, अगर मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल को हिट करता है तो मॉलिक्यूल के पास मास है, वेलोसिटी है। Because it is having some mass, it is having velocity. When it hits, momentum है, change होगा momentum, force लगेगी। जिस surface को hit करेगा उसको force लगेगी। Average normal force per unit area, यही average normal force per unit area, इसी को हम क्या बोल देते हैं? प्रेशर। तो जो force लग रही है वो किन चीजों पे डिपेंड कर रही है? मास पे, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द मॉलिक्यूल। दूसरा वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब सपोज आई हैव फिल्ड O2 गैस, मान लो मैंने O2 गैस फिल कर दी, तो वंस द O2 गैस इज फिल्ड द मास ऑफ ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल तो फिक्स हो गया ना, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास फिक्स है। अब मुझे ये देखना है कि प्रेशर किन चीजों पे डिपेंड करेगा, तो मैं कहूंगा प्रेशर मास पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो यूनिट एरिया में कितने मॉलिक्यूल एक मूवमेंट पे टकरा रहे हैं, इस पे भी तो डिपेंडेंस होगी ना कि कितना मास एक यूनिट एरिया में टकरा रहा है। भाई O2 में एक मॉलिक्यूल का मास फिक्स है, बट इफ यू हैव O2 फिल्ड एट हाई डेंसिटी, अगर O2 हाई डेंसिटी पे भर दिया है आपने, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया विल बी हाई, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पर यूनिट एरिया विल बी हाई। प्रेशर डिपेंड करेगा मास जो कोलाइड कर रहा है यूनिट एरिया पे एंड इट्स वेलोसिटी। तो व्हेन यू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द गैस, जब आप गैस की डेंसिटी बढ़ाते हो, you are increasing the number of molecules which are colliding on a unit area. You are increasing the mass colliding on a unit area, so you are increasing the pressure that is exerted. तो प्रेशर डिपेंड करेगा, फंक्शन होगा डेंसिटी ऑफ द गैस पे। पहली बात, डेंसिटी से क्या इफेक्ट होगा, कितना मास कोलाइड करेगा यूनिट एरिया पे। दूसरी बात, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ द कोलाइडिंग मास। इट विल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द कोलाइडिंग मास। अब वेलोसिटी को मैं टेम्परेचर से क्यों लिंक कर रहा हूं, देखो सपोज मान लो कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया मैंने। आई टुक 100 वॉलंटियर्स को लिया एंड आई एम्प्टीड दिस क्लासरूम, सब चेयर्स वेयर्स टेबल एबल सब बाहर कर दिया क्लासरूम से। नाउ दिस इज एन एम्प्टी क्लासरूम, देयर आर 100 वॉलंटियर्स एंड दे आर वेयरिंग अ टी-शर्ट, नंबर इज रिटन 1 2 3 4 अप टू 100। ठीक है, I installed overhead cameras in the class, कैमरा लगा दी सारे क्लास में, and I asked them that their eyes will be tied with a band, आंखों पे पट्टी बांध दी जाएगी। I will announce that you have to move, मैं अनाउंस करूंगा कि आपको मूव करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बस मूव करते जाना है, मूवमेंट नहीं रुकनी चाहिए आपकी। आप टकराए किसी से, फिर whatever direction you can assume, you start and move. You collide somewhere, then you again whatever direction you can take, you take and you move. रुकना नहीं। सो व्हाट आई डिड, आई मेड अ 5-minute वीडियो ऑफ दिस प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस का एक 5 मिनट का वीडियो बनाया। जब वीडियो बनाया तब ये देखा मैंने कि अगर मैं पर्सन 1 को ऑब्जर्व करता हूं, पर्सन 1 पे मेरा फोकस है, तो पर्सन 1 मूव करता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, देन द पर्सन 1 कोलाइड्स, वेलोसिटी कम हो जाती है, देन द पर्सन 1 assumes another direction, मूव्स, वेलोसिटी बढ़ती है, फिर कोलाइड करता है, कम होती है, एंड सो ऑन। यानी पर्सन 1 की इंडिविजुअल वेलोसिटी कभी बढ़ती, कभी कम होती, कभी बढ़ती, कभी कम होती। तो एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई सा वेरिएबल। अब मैंने क्या किया कि वो जो वीडियो बनाया था, आई पॉज्ड दैट वीडियो, उस वीडियो को पॉज किया t = 15 सेकंड पे। व्हेन आई पॉज्ड द वीडियो एट 15 सेकंड पे जब पॉज किया तब देखा द पर्सन
number 1 is having a velocity c1, so this is the kinetic energy उस मूवमेंट पे 15 सेकंड पे ये काइनेटिक एनर्जी है पर्सन विद टी शर्ट नंबर 1। उसी मूवमेंट पे पर्सन विद टी शर्ट नंबर 2 इज हैविंग दिस मच वेलोसिटी एंड सो ऑन। ऐड कर दिया। फिर मैंने देखा कि t इक्वल टू 25 सेकंड पे देखा, t इक्वल टू 25 सेकंड पे पर्सन 1 की वेलोसिटी c1 से c1 डैश हो गई, c2 डैश, c3 डैश एंड सो ऑन। बट जब टोटल निकाला वो जो पहले था वो बाद में भी वही आया। मैंने कैलकुलेटेड दी टोटल काइनेटिक एनर्जी हर इंडिविजुअल की मिला के, इंडिविजुअल की बढ़ रही है कम हो रही है, बट द एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस अमंग देमसेल्व्स। सो एक का बढ़ा एक का कम हो गया, एक का बढ़ा एक का कम हो गया, द टोटल केम आउट टू बी सेम, टोटल सेम आया। तो मैंने कहा अगर किसी एक मूवमेंट पे मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करना चाहूं पूरे सिस्टम की जो रैंडम मोशन की वजह से, ड्यू टू द रैंडम मोशन, सो मैं ऐसे कह सकता हूं कि half of sum of all the masses into a velocity, अभी इसको देखते हैं कि क्या नाम है इसका, a velocity स्क्वायर। ये वेलोसिटी से अगर सारा मास चलता हुआ मान लिया जाए किसी मूवमेंट पे, एक्चुअली में तो हर मूवमेंट पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग है ना। अगर किसी भी मूवमेंट पे इस वेलोसिटी से आई अज्यूम दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, देन आई कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, तो वही आनी चाहिए जो पहले आ रही है, तो ये वेलोसिटी एवरेज कही जा सकती है। और इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, यू विल टेक द अंडर रूट ऑफ दिस साइड। ऐसे निकाले गए एवरेज को जिसमें बाकी क्वांटिटीज के स्क्वायर को ऐड करके अंडर रूट लेते हो, इट इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर। सो ये वेलोसिटी को क्या कहेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक्चुअली हमारे डिस्कशन का बहुत पार्ट नहीं है, मैं बात आगे करनी, बट ये समझा रहा हूं क्योंकि अभी इसकी बात करने जा रहा हूं कि हाउ इट इज लिंक्ड विद टेम्परेचर। तो यानी किसी भी मूवमेंट पे मैं ऑन एन एवरेज बोल सकता हूं कि कोई मॉलिक्यूल CRMS से मूव कर रहा है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी CRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3RT/m। किसी भी मूवमेंट पे जो किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है उसको अंडर रूट 3RT/m से लिखा जा सकता है। ये जो एक्सप्रेशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आता है, और इसमें जो बेसिस है वो आपको समझ में आएगा कि टेम्परेचर किस चीज को बोला हमने। तो कोई तो चीज रही होगी ना जिसको नाम दे दिया ये टेम्परेचर है, इसको टेम्परेचर बोलेंगे। सो वो डिस्कशन का हमारे पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको कहां से डिस्कस नहीं कर रहा हूं। बट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, यानी एक्चुअली में टेम्परेचर आपको ये बता रहा है। टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है which tells you that what will be the random energy of a particular molecule। किसी गैस में यूनिट मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन की वजह से कितनी एनर्जी होगी। टेम्परेचर ज्यादा तो उसका मतलब क्या होता है, यूनिट मॉलिक्यूल की रैंडम एनर्जी ज्यादा। टोटल एनर्जी की बात नहीं करता, यूनिट मॉलिक्यूल के बारे में बताता है। वैसे ही बहुत मॉलिक्यूल ले लोगे तो टोटल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, वैसे ही कम मॉलिक्यूल ले लोगे तो टोटल एनर्जी कम हो जाएगी। टेम्परेचर विल टेल यू द रैंडम एनर्जी पोजेस्ड बाय द यूनिट मॉलिक्यूल। इट इज डिपेंडेंट ऑन द रैंडम वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अगर हम बात कर रहे हैं प्रेशर की, प्रेशर डिपेंड करता है कितना मास कोलाइड हुआ। मास ज्यादा कोलाइड हुआ, अगर गैस फिक्स कर दी तो ज्यादा मास तब कोलाइड होगा when the unit area contains more number of molecules of that gas, यानी density is high, so mass colliding will be high, pressure will be high। second thing। दूसरी बात ये कि अगर जो मास कोलाइड कर रहा है वो ज्यादा वेलोसिटी से कोलाइड करेगा तो it will exert more force। when you increase the temperature of the gas, the random motion is increasing, so the same molecule will start hitting with higher velocities, so the force which they were exerting will increase। तो प्रेशर दो चीजों पर डिपेंड करेगा कि गैस की डेंसिटी क्या है और गैस का टेम्परेचर। अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है, मान लो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, पहले पिस्टन यहां था, अब पिस्टन यहां आ गया, गैस कंप्रेस हो रही है। अगर कोई गैस कंप्रेस हो रही है तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा कि कांस्टेंट रहेगा? बढ़ेगा। पक्का?
अगर कोई गैस कंप्रेस हो रही है तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है ये सोचो। डेंसिटी बढ़ रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। पक्का गारंटी है? कोई ये नहीं कर सकता कि गैस को बहुत कूल करता चला जाए, हीट ट्रांसफर करता चला जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। आप ये कह रहे हो कि अगर कोलाइड करने वाले मॉलिक्यूल बढ़ गए तो प्रेशर बढ़ेगा, इसकी गारंटी है। मैं ये कह रहा हूं प्रेशर दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग एंड बाय व्हाट वेलोसिटी दे आर कोलाइडिंग। ऐसा हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल कोलाइड करके जो फोर्स लगाए वो ज्यादा हो और दो मॉलिक्यूल कोलाइड करके जो फोर्स लगाए वो बहुत कम। अगर मैं गैस को इतना कूल कर दूं कि डेंसिटी बढ़ने से जो मॉलिक्यूल बढ़ने का इफेक्ट है वो ओवरकम हो जाए, उनकी वेलोसिटी इतनी कम हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि इवन दो द वॉल्यूम हैज डिक्रीज्ड बट द प्रेशर ऑफ गैस हैज नॉट इंक्रीज्ड। व्हाटएवर प्रोसेस वी विल डिस्कस, हम जो भी प्रोसेस डिस्कस करेंगे उसमें ये बात समझेंगे कि इस प्रोसेस में अगर प्रेशर बढ़ सकता है या कम हो सकता है तो क्यों है। तो वो इंडिविजुअल जो प्रोसेस डिस्कस करूंगा तब हम उस बात को समझेंगे। लेकिन आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि कोई रटी रटाई बात आप एकदम से नहीं सोचो, दोनों चीजों पर डिपेंड करती है। तो जब तक दोनों चीजों की हमें क्लैरिटी नहीं है, PV इक्वल टू MRT में V, M, T ये सब की क्लैरिटी नहीं है, तब तक डायरेक्ट P के बारे में हम कुछ नहीं कहते। सो हमने जो डिस्कशन किया उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, 6 प्रॉपर्टीज है मेनली व्हिच वी विल डिस्कस इन द थर्मोडायनामिक्स, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ऑन द बेसिस ऑफ इट इंटरनली, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। सो वी हैव डिस्कस्ड प्रेशर इन डिटेल। अब मैं प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करने जा रहा हूं, बाकी हम टाइम टू टाइम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते रहेंगे। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहा हूं? I am classifying the properties as intensive and extensive. तो प्रॉपर्टीज को एक्सटेंसिव, इसको एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंटेंसिव इट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक भी बोलते हैं। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या फर्क है? मास डिपेंडेंट है। डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव की डेंसिटी इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। देखिए हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कैसे हम समझ सकते हैं। आई टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज one day you were studying, घर पे थे आप, पढ़ रहे थे in your room and your mom was cooking in the kitchen, खाना बना रही थी मम्मी। Some guest has to arrive, कोई गेस्ट आने वाले हैं। So your mom is cooking and she calls you, आपको बुलाती है और आपसे बोलती है कि किचन में एक बार आओ, बहुत जरूरी काम। You were studying, आप पढ़ रहे थे, आपने बोला मम्मी I am not going to come anywhere, मैं पढ़ रहा हूँ और प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब ना किया। आपकी मम्मी ने बोला बहुत अर्जेंट बात है, एक बार आ जाओ, देन आई विल नॉट डिस्टर्ब। आपने ओके फाइन ठीक है, बट आई एम नॉट गोइंग टू कम एनीवेयर, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग आप यहाँ आइए और पूछिए। मैं एक बार पढ़ने बैठ गया हूँ, अब नहीं होगा। ठीक। She came to you, so she had a bowl in which she had prepared some curry, कुछ सब्जी बनाई है, and there was a spoon। तो उन्होंने बोला कि भाई गेस्ट आ रहे हैं, I have prepared some curry, I want you to taste it, और ये बताओ कि how is it, नमक ठीक है, salt etc is fine, taste ठीक है। आपने कहा ठीक है, आपने टेस्ट किया उसको, you took 1 teaspoon and you tasted it, टेस्ट किया और आपने बोला कि मम्मी सब ठीक है, नमक वगैरह बढ़िया, अब चाहिए आप मुझे पढ़ेंगे। आपने जो टेस्ट बताया, ये टेस्ट कौन सी सब्जी का बताया जो आप खा चुके हो, और करी विच द गेस्ट विल ईट, गेस्ट जो खाएंगे उसका टेस्ट बताया कि जो आपने खाई उसका टेस्ट बताया। बट कंसर्न तो ये है ना कि जब गेस्ट खाएंगे उनको कैसी लगेगी सब्जी, दोनों सब्जी। हम जब सब्जी का टेस्ट बता रहे हैं तो वी आर एज्यूमिंग द सिस्टम इज यूनिफॉर्म, सिस्टम यूनिफॉर्म। If the system is uniform, any part of the system you take, कहीं से भी सिस्टम का कोई भी हिस्सा ले लो, टेस्ट एक ऐसी प्रॉपर्टी है which does not depends
on the amount of the, on the mass of the system under consideration. इसी सिस्टम का कितना मास लेके ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है, whether you eat 1 teaspoon or you eat the entire bowl of the curry, the taste you will tell will be same. तो टेस्ट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही कि सिस्टम यही है, इसी सिस्टम के कितने मास को ले जाके ये प्रॉपर्टी निकालोगे, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन. इसी सिस्टम का कितना मास जाएगा प्रॉपर्टी निकालने में, उससे इंडिपेंडेंट. फर्दर उसी बात में कि योर मॉम वेंट टू द किचन, आपने बताया कि ठीक है, योर मॉम वेंट बैक टू द किचन. आफ्टर 5 मिनट्स शी अगेन कॉल्ड यू. उन्होंने बोला कि आई वांट टू आस्क वन मोर थिंग, दिस इज द लास्ट थिंग, ये बात बता दो बिकॉज आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी, बहुत एंजाइटी हो रही है, एक आखिरी बात मुझे बता दो. आपने बोला मम्मी मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब. फिर भी आपको आखिरी बार कोई बात पूछनी है तो यू कम हियर एंड आस्क, आई एम नॉट गोइंग टू कम टू द किचन. मैंने कहा ठीक है. Again your mother came with a bowl of the curry and she said that since you have told, आपने ये बोला है कि अच्छी बनी है, स्वाद बनी है, now I am worrying कि भाई will it be sufficient for the people who are about to come, कम तो नहीं पड़ जाएगी सबको, क्योंकि अगर इतनी बच्ची बनी है लोग ज्यादा खाएंगे, कम ना पड़ जाए. तो ये बताओ कि क्या ये सफिशिएंट है. आपने वो बाउल देखी, देयर वाज अ स्मॉल बाउल, वही बाउल जो टेस्ट करने के लिए लेके आए. आपने कहा कि सब्जी ये बनाई है आपने, भोगने कहा, आपने कहा इतनी बनाई है, भोगने का नहीं और भी बनाई है, किचन में रखी है, बट ये बताओ कि कम तो नहीं पड़ जाएगी. सो कैन यू सी दैट करी इन द बाउल, स्मॉल बाउल which your mother has brought and tell that whether it will be sufficient for the guest or not. बता सकते हो कि नहीं बता सकते? क्योंकि if you have to predict whether the curry will be sufficient for the guest or not, you have to observe the entire system, because whether it will be sufficient or not, you have to tell regarding the volume. आप volume देख के तो बता पाओगे. Volume is a property which depends on the mass of the system under consideration. System का कितना हिस्सा आपके सामने लाया गया है, accordingly the volume which you will tell will differ, will change. Yes or no? Yes. वो प्रॉपर्टी कभी भी आपको डिसाइड करना, वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम रखा है उसमें से कोई भी पैकेट उठा के कैलकुलेट कर लो, अगर इससे फर्क नहीं पड़ता हाउ मच मास ऑफ द सिस्टम यू हैव टेकन फॉर योर कैलकुलेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, दैट विल बी कॉल्ड एज इंटेंसिव. इफ द प्रॉपर्टी विच यू आर गोइंग टू कैलकुलेट डिपेंड्स ऑन हाउ मच मास ऑफ द सिस्टम यू हैव टेकन, देन दैट प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड एज. इसलिए हम कहते हैं इंटेंसिव वो है which is independent of mass, नहीं, independent of mass of the system under consideration. जो सिस्टम कंसिडरेशन में है उसका कितना मास लेके निकाली प्रॉपर्टी, उसी सिस्टम का, इस बात से फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. सो सपोज थर्मोडायनामिकली अगर मैं किसी सिस्टम की बात करूं तो एक केस ले रहा हूं, एक सिचुएशन ले रहा हूं कि देयर इज अ कंटेनर एंड द कंटेनर कंटेन्स सम गैस. इस कंटेनर में कुछ गैस रखी हुई है. प्रॉपर्टीज है एनर्जी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, की प्रॉपर्टीज है. इफ आई हैव टू फाइंड आउट विच वन ऑफ दिस इज एक्सपेंसिव और इंटेंसिव, तो देखिए मैं क्या सोच रहा हूं. Let me take half of the system under consideration and calculate the property. If it will depend on how much system I have taken, I will call it as extensive. अगर नहीं डिपेंड करेगी तो इंटेंसिव बोलो. If all the molecules combined together have E amount of energy, then the left half which I have taken, कितनी एनर्जी निकलेगी? E/2, क्योंकि टोटल एनर्जी तो इंडिविजुअल एनर्जी का सम है ना. तो अगर मॉलिक्यूल आधे कर दोगे तो सम भी आधा हो जाएगा, E/2. If I have to find out the temperature on the left side, तो अगर मैं आधे मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं तो टेम्परेचर क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि टेम्परेचर किसी चीज का टोटल नहीं है. टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स रैंडम एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल.
सो अगर यहां पे किसी यूनिट मॉलिक्यूल की बात करोगे तो उसके पास तो वही एनर्जी होगी क्योंकि सिस्टम यूनिफॉर्म है, जो पूरे सिस्टम में किसी यूनिट मॉलिक्यूल की होगी। मैं टोटल एनर्जी की बात थोड़ी कर रहा हूं, यूनिट मॉलिक्यूल की रैंडम एनर्जी। सो दिस विल बी टी। देन वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट साइड कितना है? V by 2, क्योंकि वॉल्यूम आप आधा सिस्टम लोगे आधा हो जाएगा। डेंसिटी क्या आएगी लेफ्ट साइड? मास अपॉन वॉल्यूम। आधा सिस्टम लोगे तो मास भी हाफ, वॉल्यूम भी हाफ, इट विल बी लो। m by v is equals to 2. So the property, जो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, आधा लो सिस्टम या पूरा सिस्टम लो, it is independent of the mass of the system under consideration. So that property will be intensive. The property which changes, जो चेंज कर जाती है, that is extensive. आधी बात सुनो। आप मुझे बताइए स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव वॉल्यूम अपॉन मास। जैसे अगर हमें समझना हो, जैसे इस क्लासरूम में सपोज आई हैड टू कैलकुलेट स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना था एयर का। अ पर्सन केम एंड टुक सम सैंपल, कुछ सैंपल लिया इस एयर का, लैब में लेके चला गया। इफ द पर्सन हैज टेकन अ सैंपल ऑफ 1 मीटर क्यूब, अगर आदमी 1 मीटर क्यूब का सैंपल लेके गया है और सपोज दैट द मास इन 1 मीटर क्यूब इज 1 kg, पर्सन मुझे जो आंसर बताएगा वो बोलेगा सर इट इज 1 मीटर क्यूब पर kg। ठीक है, सैंपल साइज क्या था? 1 मीटर क्यूब। इसी रूम की एयर में अगर मैं दूसरा सैंपल लेके जाता, had I not taken a sample of 1 meter cube, I brought a different container, I took a sample of 2 meter cube, मैं 2 मीटर क्यूब का सैंपल लेके जाता, then the specific volume if I will calculate, वॉल्यूम होगा 2 मीटर एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर 1 मीटर में 1 kg आता है तो 2 मीटर में 2 kg आएगा। अगर तब कोई आदमी बताएगा आपको कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इस कमरे की एयर का क्या है, वो भी तो यही बताएगा। तो इस कमरे की एयर का स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना इस बात पे डिपेंड थोड़ी करेगा कि कितना सैंपल लेके गए हुए नहीं। ऑल दी प्रॉपर्टीज, अरे भाई स्पेसिफिक का मतलब क्या है? यूनिट में कन्वर्ट कर दो। पहले 5 देखा या 10 देखा इससे फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली कहां जाना है? 1 kg। तो पहले 5 देखो या 10 देखो, अल्टीमेटली कन्वर्ट तो 1 kg पे ही करना है ना। सो वेदर यू टेक अ सैंपल ऑफ 5 kg or 10 kg, specific volume which you are telling finally will be same. All specific properties are intensive properties. जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है वो सारी क्या होती है? अब एक क्वेश्चन का आंसर करिए, वेलोसिटी कैसी प्रॉपर्टी? आई इंटेंसिव या ई एक्सटेंसिव? सपोज मान लो आप एक बस में बैठे हो एंड यू हैव टू गो समवेयर, कहीं जाना है आपको, तो आपने पूछा ड्राइवर से, बस चल रही थी, आपने पूछा कि भाई कैन यू टेल मी व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी जिससे बस चलेगी, सो दैट आई कैन गिव समबडी एक्सपेक्टेड टाइम, जिसको मुझे मिलना है उसको एक्सपेक्टेड टाइम दे दूं कि कितने टाइम में आई विल रीच। सो ड्राइवर ने बोला कि ऑन एन एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर इज द वेलोसिटी ऑफ द बस, बस की वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। आप आगे बैठ गए। अगेन आफ्टर सम टाइम इट अकर्ड टू यू, आपको ध्यान आया भाई बस की वेलोसिटी से मुझे क्या मतलब, आई हैव टू रीच, तो अपनी वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अब फिर गए ड्राइवर के पास, आपने उससे पूछा कि भाई बस की वेलोसिटी तो बता दी, ये तो बताओ मेरी वेलोसिटी कितनी। क्या कहेगा बस, क्या कहेगा बस ड्राइवर अगर वो हरियाणा रोडवेज का नाम हो? क्या कहेगा बस ड्राइवर? ये कहेगा कि सर वेलोसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वेलोसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये जो पूरे सिस्टम की है वही इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की है। आपकी अलग से वेलोसिटी नहीं बताऊंगा,
फिर आपका पड़ोसी भी आके पूछेगा व्हाट इज माय वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी अलग से नहीं बताऊंगा। व्हाटएवर इज द वेलोसिटी ऑफ द बस, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द एंटायर बस, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टीयरिंग आल्सो, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द पीपल सिटिंग इन द बस आल्सो। काइनेटिक एनर्जी में भी डिफरेंट। If with the same velocity you calculate the kinetic energy of the entire bus, it will be different. If you calculate the kinetic energy of the individual sitting next to you, it will be different. तो velocity इंडिपेंडेंट है कि सिस्टम के किस हिस्से की बताते हो। अगर सिस्टम यूनिफॉर्मली चल रहा है तो एवरी कंपोनेंट विल हैव दिस वेलोसिटी। अगली बात समझता